हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो फाइनली आज हमारा क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा लेक्चर होने वाला है, जिसमें से हमारा ये मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें से कौन सा टॉपिक था हमारा? फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। ये तीनों टॉपिक हम लोग आज में डिस्कस करने वाला हूं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में कहां तक थे उसको जस्ट हम लोग को रिवाइज करना है, देन हम लोग को टॉपिक स्टार्ट करना है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या था इसके बारे में, आइए स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखे थे कि कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ। तो हमने जस्ट एग्जांपल लिया था, मान लेता हूं कि कोई एक्स वैल्यू है, जब फाइनली आप उसको देखोगे तो वो वैल्यू एक्स ही रहा। तो आप जब कंपेयर करोगे इनिशियल और फाइनल के कंपेयर में, तो आपका वैल्यू सेम रहा। अगर वैल्यू सेम है तो आप इस केस में बोल सकते हो कि आपका जो वैल्यू है वो कंजर्व रहा। क्या यहाँ तक क्लियर था? मैंने एक वाटर का भी एग्जांपल लिया था कि मान लेता हूं कि 1000 लीटर वाटर किसी कंटेनर में पैक है। ठीक है, मैं उस कंटेनर से दूसरे कंटेनर में मान लेता हूं 200 लीटर मैंने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो उसके पास कितना बचा? 800 लीटर। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूट के बाद उसके पास कितना बचा? 800 लीटर एंड 200 लीटर। जब दोनों को आप ऐड करोगे तो इस केस में भी 1000 लीटर ही आया। तो इनिशियल क्या था? बिफोर डिस्ट्रीब्यूट से पहले 1000 लीटर था, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूट के बाद 800 प्लस 200 ये 1000 लीटर ही रहा। यानी कि आप इनिशियल और फाइनल में देखोगे तो आपका वाटर है वो सेम ही रहा। तो आप इस केस में बोल सकते हो वाटर आपका कंजर्व रहा। मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट तो किया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट तो किया, लेकिन आपका वाटर कंजर्व रहा, यानी कि वाटर का वैल्यू सेम रहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। मैंने रुपीज का भी एग्जांपल लिया था। मैंने एक केस लिया था कि 1000 रुपीज मेरे पास है और 200 या फिर 300 में किसी को दे देता हूँ, तो क्या होता है उसके पास कितना बचा? 700 और 300। ठीक है, देने के बाद तो कितना हुआ? 7 प्लस 300 1000। इनिशियली भी उसके पास 1000 था, तो 1000 आफ्टर ट्रांसफर भी उसके पास 1000 ही है, उसके पास नहीं है। मतलब टोटल रुपीज जो है 1000 ही है। तो टोटल आप इनिशियल और फाइनल में देखोगे तो आपका रुपीज कंजर्व हुआ। तो इस तरह हम लोग एग्जांपल लिए थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में क्या पढ़े थे हम लोग एग्जांपल लिए थे कॉम एंड हेयर के बारे में। तो कॉम में क्या हुआ था? देखिए, जब कॉम और हेयर में रब करते हैं तो क्या होता है कि हेयर का कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है कॉम के पास। ठीक है, तो आप इनिशियल देखिए, हेयर और आपका कॉम इनिशियली आपका न्यूट्रल था, कोई भी चार्ज नहीं था। जब आप इसको रब करते हो तो क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन हेयर से निकल के कॉम में गया। तो जब फाइनली जब आप ऐड करते थे तो आपका हेयर का प्लस कॉम का जब आप ऐड करते थे चार्ज, तो आपका जीरो आता था। इनिशियली भी जीरो था और फाइनली भी आपका कैलकुलेशन के बाद जीरो आया। तो इस केस में आप बोल सकते थे कि आपका चार्ज आपका कंजर्व रहा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल आपका वैल्यू सेम था। तो इस तरह हम लोग एग्जाम्पल से लेकर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़े थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या पढ़े थे हम लोग कि आपका जो किसी बॉडी को रब करते हो तो उसमें क्या हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100। मतलब वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। अगर आप बोल दोगे कि आपका जो किसी का कोई भी चार्ज है फ्रैक्शन में, कोई भी चार्ज आपका फ्रैक्शन में है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है Q इज इक्वल टू एन, यानी कि एन का वैल्यू पूरा संख्या में आ जाए, फ्रैक्शन में ना आए। तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर में है, और इंटीजर में है तो आपका जो चार्ज है फ्रैक्शन में रहते हुए भी वो चार्ज क्वांटाइज हो सकता है, यानी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े थे। मतलब सिंपल सा बात है, चार्ज का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो ई होता है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इससे कम वैल्यू है तो आपका चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी कि चार्ज आपका क्वांटाइज नहीं हो सकता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़े थे कि चार्ज का वैल्यू ई होता है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉसिबल कितना हो सकता है? 2 ई हो सकता है। उसके बीच का जो वैल्यू आएगा वो चार्ज क्वांटाइज नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सा बात है यार, 1 के बाद 2 आएगा, 1.5 तो ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो इस केस में हम लोग बोल सकते थे कि अगर चार्ज आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका फ्रैक्शन में है तो आपका चार्ज क्वांटाइज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप से हम लोग कंप्लीट डिटेल पिछले लेक्चर का हम लोग रिवीजन कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्या टॉपिक था हमारा? मेथड्स ऑफ चार्जिंग, यानी कि मेथड्स चार्जिंग के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो पहला क्या था हमारा? रबिंग या फिर फ्रिक्शन। दूसरा में क्या था हमारा? कंडक्शन। तीसरा में क्या था हमारा? इंडक्शन। तो आज ये हमारा 3 डिटेल टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कहां तक पॉसिबल हो पाता है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा, जैसे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। सर ये तो हमको पता है
देखिए हम लोग कुछ डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, देखिए हमारा काम था बेसिक से चलना, ठीक है। मुझे नहीं पता किस टाइप का स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि डिटेल में बात करूँ कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। देखिए ये जो हमारा टॉपिक्स है, चैप्टर्स हैं, इसमें काफी सारा यूज होने वाला है कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। जैसे कि आपका कंडक्टर में आप बोल सकते हो कि इसका फील्ड निकालना होता है, पोटेंशियल निकालना होता है, आपका कैपेसिटर में भी काम आ सकता है, तो हर जगह आपका यूज होने वाला है। तो इसलिए हमको यहीं पर बात करने से फायदा है, ठीक है। यहाँ बात करेंगे तो आगे जाके आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको अभी मत लिखिएगा, जहां से मैं अभी स्टार्ट करूंगा वहां पहले लिखिएगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है सर। तो फर्स्ट में क्या था हमारा, कंडक्टर्स। दूसरा में हमारा है इंसुलेटर। आइए कंडक्टर का डिफिनेशन लिखते हैं। टू अलाउ फ्लो ऑफ चार्जेस। बेसिकली किसके बारे में बात किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि फ्लो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ही करता है ना, यस। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, टू अलाउ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजिली अलाउ करते हैं फ्रीली मूव होने में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यस। अब मैं इंसुलेटर के बारे में लिखता हूं। डज नॉट अलाउ टू फ्रीली मूव। सॉरी, फ्लो ऑफ चार्जेस ना, यस। टू फ्लो ऑफ चार्जेस, बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया जा रहा है। तो इंसुलेटर क्या है, देखिए इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जिसके जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इजिली मूव नहीं होने देता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यस। अब मैं बात करता हूं दूसरे टॉपिक के बारे में। कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ सर, यस, देखिएगा। कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखिए सिंपल समझिए, मैं इसको डायग्राम में डिटेल में बात करूंगा, इसका नेचर क्या, बिहेवियर क्या, किस तरह ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, सारा कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा सुनिए। कंडक्टर में जो भी आपका मटेरियल होता है उसका जो इनसाइड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं रैंडमली, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया, यस। सिंपल सा बात है, कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यस। इंसुलेटर के बारे में लिख रहा हूं मैं। these electrons these electrons are bounded system inside the atom, ठीक है। these electrons are bounded system inside the atom so that electrons cannot freely move।
मैं क्या बोल रहा हूं कि इंसुलेटर के बारे में बात कर रहा हूं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड सिस्टम, इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है इनसाइड द एटम बाउंडेड सिस्टम में होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्रीली मूव, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट फ्रीली मूव। अगर सोचिए उसके जो एटम होते हैं इसका इंसुलेटर का, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है बाउंडेड सिस्टम में होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली कहां मूव कर पाएंगे, नहीं ना। तो वही मैं लिखा हूं, ठीक है, यहां तक क्लियर है, यस। अब बात आता है कि सर ये तो आपने लिख दिया कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स होते कहां हैं। तो बहुत लोगों को पता होगा कि सर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके सरफेस पे होता है, लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ऐसा बोलना चाहिए कि आखिर वो ऑब्जेक्ट कैसा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा है फिर मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि उसका इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, सरफेस पे होता है या फिर इनसाइड द एटम होता है। सभी लोग को ये क्लियर होता है कि नहीं सर, इंसुलेटर अगर है, इंसुलेटर ऑब्जेक्ट है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके एटम में होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर ये लाइन सुनोगे तो आपको भी हैरान हो जाएगा कि नहीं ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, कंडक्टर का भी इलेक्ट्रॉन्स एटम में प्रेजेंट हो सकते हैं, कंडक्टर का भी इलेक्ट्रॉन्स उसके एटम में प्रेजेंट हो सकता है। वो डिपेंड करेगा बॉडी कैसा है। अगर आपका बॉडी न्यूट्रल बॉडी है तो कंडक्टर का भी इलेक्ट्रॉन्स आपका इनसाइड द एटम प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, जिस तरह आपका न्यूट्रल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यस। अभी मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या बात करेंगे कि कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन्स आखिर फ्री वाला इलेक्ट्रॉन्स होता कहां है। तो लिखिएगा आप लोग वेयर, कहां, है ना। तो कहां होते हैं, मैं लिखता हूं इसको, ये कलर, एक सेकेंड, ठीक है। These free electrons in neutral atom present inside the body। क्या लिखा है, these electrons in neutral atom, मतलब न्यूट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। बट अगर मैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं, मैं इसको देता हूं, ठीक है, बट एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, बट एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स given to the body then these electrons go to surface of the body। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करना चाहूंगा, क्या लिखा है, these electrons in neutral atom present inside the body। अगर आपका न्यूट्रल एटम है तो उसको जो कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इनसाइड द एटम होता है, किसके पास, कौन सा बॉडी पे, न्यूट्रल बॉडी पे, ठीक है। बट अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स में देता हूं, मतलब एक्स्ट्रा जो मैं इलेक्ट्रॉन्स दूंगा वो आपका मैक्सिमम रिपल्सन होना चाहिए। सपोज मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, फिर मैं लाइन पे आता हूं। मान लेता हूं कि ये हमारा बॉडी है, कौन सा, कंडक्टर बॉडी, ठीक है। इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कंडक्टर हमें आपका जो ये न्यूट्रल एटम मान के चलिए, आपको क्या है, ये न्यूट्रल एटम, मैंने न्यूट्रल एटम का एग्जांपल लिया हुआ है। तो न्यूट्रल एटम का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्रीली मूव करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्रीली मूव करता है आपके इनसाइड द एटम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक्सेस चार्ज दे देता हूं, मान लेता हूं कि मैंने एक्सेस चार्ज मतलब एक्स्ट्रा चार्ज दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज मैंने इसके ऊपर दिया, तो क्या होना चाहेगा इस बॉडी पे, देखिए अगर ये न्यूट्रल है तो ये प्लस माइनस अगर मैं हटा दूं तो वैसे भी ये खाली जगह हो सकता है। न्यूट्रल मतलब क्या हुआ, चार्ज आपका खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूंगा इस पे तो क्या होगा कि मान लेता हूं कि मैंने नेगेटिव नेगेटिव दिया एक्स्ट्रा चार्ज, तो जैसे ही दूंगा तो आपस में रिपल्सन करेंगे और वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाना चाहेंगे, जिसकी वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा वो सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। तो यही रीजन है। क्या लिखा है, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। अगर आपका न्यूट्रल एटम है, कंडक्टर में आपका न्यूट्रल एटम है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इनसाइड द एटम होगा, ठीक है। अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मैंने बॉडी को दिया तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रिपल्सन के थ्रू वो उसके सरफेस में चला जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है, यस। अब मैं ये डायग्राम को अच्छे से पिछले पेज में बनाता हूं, ठीक है।
ताकि आप लोग को यहाँ पर डिस्टर्ब ना हो नोट्स बनाने में। बस आपको इतना तक लिखना है, ठीक है। अगर मैं when extra charge given to the body, then charges remains as it is placed। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इंसुलेटर में अगर मैं एक्स्ट्रा चार्ज दिया उस बॉडी पे, तो इंसुलेटर में जो चार्ज था ना, जहां था वहीं रहेगा, वो कहीं सरफेस पे नहीं जाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ। क्या यहां तक क्लियर है? अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको मैं डिटेल में बताऊंगा आखिर उसका बिहेवियर कैसा होता है कंडक्टर का और इंसुलेटर का, ठीक है। यस, यहां तक आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसका बिहेवियर के बारे में आता हूं, आखिर इसका बिहेवियर कैसा होता है। आप लोग शॉक हो जाएंगे जब इसके बिहेवियर को देखेंगे। देखिएगा, ये क्या था, हमारा कंडक्टर है, मैं न्यूट्रल एटम बना रहा हूं, ठीक है। यस, ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, एक बात बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव को अगर मैं जीरो भी लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? मतलब ये हमारा सेम मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। डायग्राम सेम है, आपका डायग्राम का सेम है, ठीक है। तो अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है, तो अगर मैं इसको खाली डब्बा भी बना देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। यस, तो अब क्या होता है देखिएगा, जब मैं मान लेता हूं कि 10 इलेक्ट्रॉन गिवन टू द बॉडी, बताइए, यहां पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा हूं, तो आपका जो नेचर है इलेक्ट्रॉन का सेम टाइप का है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव ही है। अगर नेगेटिव है तो आपस में रिपल्सन करना चाहेगा, तो जैसे मैं इस बॉडी को दूंगा तो आपस में रिपेल होकर वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाना चाहेगा, जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन, मान लेता हूं कि मैं 10 इलेक्ट्रॉन मैंने दिया, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सीधे सरफेस पे आ जाएगा इस तरह। तो इसलिए बोला जाता है कि एक्सेस चार्ज, जनरली इसलिए बोला जाता है कि कंडक्टर में जो भी आप चार्ज देते हो यानी कि इलेक्ट्रॉन देते हो, वो सीधा आपका सरफेस पे होता है, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, ये तो नेगेटिव दिया, अब मैं देता हूं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर मैं 10 प्रोटॉन मैंने दिया इस बॉडी पे, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। मतलब दोनों में मैं बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा चार्ज के बारे में बात कर रहा हूं, 10 इलेक्ट्रॉन गिवन टू द बॉडी एक्स्ट्रा, मैं एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि एक्सेस, ये भी आपका एक्सेस ही है, एक्स्ट्रा मतलब एक्सेस। तो यहां तक क्लियर है? सिंपल सा बात है। जब मैं एक्स्ट्रा चार्ज दूंगा, चाहे नेगेटिव दूं या पॉजिटिव दूं, वो सीधे उसके सरफेस पे जाएगा, ठीक है, यहां तक याद रखिएगा। अब मैं बताना चाहूंगा इसके बिहेवियर के बारे में, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। अब देखिएगा, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारा डायग्राम है न्यूट्रल का, और ये आपका क्या है, कंडक्टर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर मैं आप अरेंज करना चाहूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को दिक्कत होगा ये डायग्राम बनाने में, थोड़ा सा मैं अरेंज कर देता हूँ सिस्टमेटिक, ठीक है, फिर आप लोग इसको लिखिएगा। तो देखिए, ये जो डायग्राम है सेम एज इट इज जैसा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको दोनों तरफ लेके जाता हूँ, 10 इलेक्ट्रॉन गिवन टू द बॉडी, यानी कि आप बोल सकते हो एक्सेस, यानी कि एक्स्ट्रा।
तो क्या हो जाएगा, ये बॉडी जो है वो इस तरह नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें देता हूं 10 प्रोटॉन गिवन टू द बॉडी, यानी कि ये आपका किसके बारे में बात किया जा रहा है, एक्सेस के बारे में। आप नेगेटिव एक्सेस दो, मतलब नेगेटिव चार्ज एक्सेस में दो या पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में दो, आपका डिपेंड करेगा कि आप कौन सा चार्ज दे रहे हो। अगर पॉजिटिव दे रहे हो तो आपका ये आपका जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है वो आपके सरफेस में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सिस्टमेटिक डायग्राम बन गया। इस तरह आप इसको डायग्राम में बना सकते हो। ठीक है, अब मैं वहां पर आता हूँ जहां से बात कर रहा था हम लोग। ये हमारा न्यूट्रल एटम है और ये कंडक्टर के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका जो बिहेवियर आप देखोगे ना, तो कंडक्टर इनसाइड द एटम किस तरह मूव करता है, मैंने बात किया था, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा था, याद है, कंडक्टर हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यही इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं साइड कर देता हूं। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो लार्ज नंबर ऑफ फ्री है, ये सभी के लिए फ्री है, मतलब ये हमेशा एक जगह नहीं रहेगा, ये हमेशा एक जगह रहने ही वाला ही नहीं है। ये हर एक पॉजिटिव के पास जाएगा, इस तरह मूव करेगा। देखिए, मतलब ये किसी के लिए फिक्स नहीं है। इसका नेचर को आप देखोगे तो ये किसी के लिए फिक्स नहीं है, किसी के लिए वफादारी नहीं निभा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, एक और मैं बात बताना चाहूंगा इसका। अगर मैं दूसरे बॉडी को लाता हूं, मान लेता हूं कि ये हमारा एक रॉड है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, अगर मैं इसको सामने लाता हूं, ठीक है, मैं इसको सामने लाया तो क्या हुआ, देखिएगा इसका बिहेवियर को फिर से देखिएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पहले यहां पर ऐसे मूव कर रहे थे, ठीक है, जब कोई नहीं था तो ये ऐसे ऐसे सभी के पास मूव कर रहे थे, और जैसे ही मैंने पॉजिटिव को लाया तो ये इलेक्ट्रॉन्स इतना लालची है कि ये इसके पास छोड़ के ये सीधा इधर ही रिवॉल्व करने लगता है। देखिए, ये इसी तरह ये पॉजिटिव के साथ रिवॉल्व करेगा, उधर जाएगा भी नहीं, उधर जाएगा भी नहीं। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी के लिए एक फिक्स नहीं है, ये वफादारी निभा ही नहीं रहा है, मतलब ये सभी को टाइम देना चाह रहा है। अगर जहां पर देख रहा है कि पॉजिटिव यहाँ पर ज्यादा है तो इवन अपने घर वालों को भी छोड़ दे रहा है। बाहर में दिख रहा है कि बाहर में ज्यादा मिल रहा है मेरे को, तो वो घर वाले को भी छोड़ दे रहा है। ठीक है, तो इसका बिहेवियर ऐसा है। तो अगर आपको नेचर वाइज देखा जाए, अभी मैं इंसुलेटर के बारे में बात करता हूं, फिर मैं बात करूंगा उसके बारे में। देखिएगा, इंसुलेटर का बिहेवियर देख लीजिए थोड़ा सा। ये हमारा इंसुलेटर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो मैंने क्या बोला था, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इंसुलेटर का बात कर रहा हूं, इंसुलेटर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बोलता है कि मैं जहां था, जिसके साथ आया था, मैं उसी के साथ रहूंगा। ठीक है, चाहे मुझे आप कितना भी लालची दे दो, मैं किसी को देखूंगा भी नहीं। इसका स्टेटमेंट ये था। तो ये आपका जो है ना इलेक्ट्रॉन, वो किसी के पास इधर उधर नहीं घूमेगा, ये सीधा फिक्स रहेगा पॉजिटिव के साथ, हर एक पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रॉन के साथ फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ये था। अगर आप एक नया बॉडी को भी लाते हो, जैसे कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसको सामने लाता हूं, जैसे कि मैं इसको सामने ले आया, फिर भी क्या बोलता है ये इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन का कहना है कि आप मुझे कितना भी लालची दे दो, मैं जिसके साथ था उसी के साथ रहूंगा, मैं आपका पॉजिटिव के साथ जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, वो इधर देखेगा भी नहीं। ठीक है, एक होता है ना कि ये जो है वो इधर उधर मूव करेगा, ये करेगा ही नहीं। ठीक है, ये आपका फिक्स रहेगा, चाहे आप कितना भी लालची दे दो इसको, कितना भी पॉजिटिव दे दो, फिर भी ये अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। इसका स्टेटमेंट, इसका दिमाग में बस एक ही बात है कि मैं जिसके साथ आया था उसी के साथ रहूंगा और उसी के साथ मैं खुश हूं। ठीक है, कितना भी लालची दे दो, मैं किसी और को देखूंगा भी नहीं। यहां तक क्लियर, इसका स्टेटमेंट यहां तक क्लियर है। ठीक है, और कंडक्टर का स्टेटमेंट क्या था, कंडक्टर एक लालची इंसान है। ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लालची इंसान है, यानी कि उनका कहना है कि मैं सभी के लिए फ्री हूं, मैं किसी के लिए फिक्स नहीं हूं, मैं सभी के लिए फ्री हूं, अपना खुद का घर संभल नहीं रहा और दूसरे के घर एंट्री पे एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि अगर मैं दूसरा पॉजिटिव में सामने में लाता हूं तो वो क्या करता है, वो दूसरे पॉजिटिव को छोड़ देता है और दूसरे की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं सामने लाता हूं वैसे ही अपना घर वाले को छोड़ के दूसरे की तरफ जाना चाहता है। तो बताइए, अगर नेचर वाइज बनना हो तो किसके हिस्सा बनेंगे आप, कंडक्टर के जैसा या फिर इंसुलेटर के जैसा? अगर नेचर वाइज आपको कभी बनना हो
तो आप बनिएगा इंसुलेटर के जैसा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जो भी, मैं अगर ह्यूमन का एग्जांपल लूँ, आपका कोई भी नॉलेज हो, चाहे बुक का हो या फिर अपने लाइफ का हो, ये तभी यूजफुल है जब आपका एक्शन और सोच दोनों को बदल दे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक अच्छी लाइन को अपने जीवन में उतार देना 100 पेज पढ़ने से ज्यादा बेहतर है, समझे मेरे भाई। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, और कभी भी आपको एक सीख मिले कंडक्टर और इंसुलेटर के जैसा में, दोनों में आपके पास ऑप्शन है। कभी भी आपको सीख मिले तो अगर नेचर वाइज बनना हो तो आप इंसुलेटर की ओर जाइएगा, क्योंकि इंसुलेटर का बिहेवियर बिल्कुल फिक्स है कि जो मेरे साथ पहले था मैं भी उसी के साथ रहूंगा, चाहे मेरे को कितना भी लालची मिले, मुझे कितना भी ऑफर आए, मैं किसी को छोड़ के नहीं जाने वाला हूं। मेरा एक स्टेटमेंट था कि मैं जिसके साथ था उसी के साथ रहूंगा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो ये इसका स्टेटमेंट था, और कंडक्टर का आप बिहेवियर देख ही सकते हैं, ये कितना लालची है, ये कितना, मतलब सोच सकते हो ना, ठीक है। ये वफादारी निभा नहीं रहा है, सिंपल सा बात है। तो ये कंप्लीटली आपका इसका बिहेवियर था, नेचर था, आपको मैं सारा डिटेल में बता दिया होगा। आई होप आप लोगों को कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, फ्रिक्शन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, देखिए यहां तक कंडक्टर के बारे में हो गया था, ठीक है। अब मैं आता हूं मेथड ऑफ चार्जिंग का। पहला टॉपिक था हमारा फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का डिफिनेशन पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर इसका मतलब क्या है। when we rub two insulating bodies against each other, when we rub two insulating bodies against each other, electrons transferred from one material whose work function lower to electron transfer from one material whose work function lower to another material whose work function higher। क्या लिखा है? When we rub two insulating bodies against each other, electrons transferred from one material whose work function lower, यानी कि इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होगा, किधर से होगा, वन मटेरियल से जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, टू अनदर मटेरियल व्हिच वर्क फंक्शन इज हायर। मतलब सिंपल से क्या बोल रहा है कि वर्क फंक्शन लोअर से वर्क फंक्शन हायर तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यानी कि जिसका वर्क फंक्शन लोअर है वहां से ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का रिमूव होगा और दूसरे में ट्रांसफर होगा जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर, ये तो ठीक है, आपका जो लैंग्वेज है वहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन ये वर्क फंक्शन क्या है, ये रबिंग क्या है, ये कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको। देखिए फ्रिक्शन डिफिनेशन को छोड़िए, पहले मेरा बात को समझिए, ठीक है। पहले मैं समझाना चाहूंगा कि आखिर फ्रिक्शन होता क्या है, हम लोग फ्रिक्शन क्यों करते हैं, आखिर फ्रिक्शन क्यों करते हैं चार्ज करने के लिए। देखिए फ्रिक्शन सबसे पहले क्या होता है, ये एक मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, ठीक है सर। अब बात आता है कि सर कौन कौन से बॉडी को मैं चार्ज कर सकता हूं। देखिए चार्ज तो आप कंडक्टर और इंसुलेटर को भी कर सकते हो, लेकिन मेनली ये जो आपका फ्रिक्शन है या रबिंग है वो इंसुलेटर के लिए यूज होता है।
कंडक्टर के लिए यूज नहीं हो सकता क्या? यूज हो सकता है, लेकिन ये यूजफुल नहीं। क्यों, मैं बताता हूँ, जस्ट वेट मिनट। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इंसुलेटर को चार्ज करने का तरीका। ठीक है, फिर भी आपका जो क्वेश्चन है उसमें भी आऊंगा, पहले सुनिए। दो ऑब्जेक्ट है हमारा, और पता है, मान लेता हूँ कि ये हमारा इंसुलेटर है और ये हमारा जो हैंड है वो भी इंसुलेटर है, मान के चलो। ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो भी आपका मैटर है वो एटम से मिलकर बना होता है, उसके पास चार्ज होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाउंडेड सिस्टम में होता है। किसके साथ? प्रोटॉन के साथ। ठीक है सर, आपका जो इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड सिस्टम में होता है प्रोटॉन के साथ, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग रब क्यों करते हैं? किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए। तो कैसे ये प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस क्या है चार्ज होने का, सुनिएगा मेरे बात को। मैंने दो ऑब्जेक्ट को रब किया, दोनों इंसुलेटर बॉडी है, दोनों को रब किया, तो क्या इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ? देखिए रब कीजिए ना भाई, रब कीजिए, हीट प्रोड्यूस हुआ कि नहीं? यस। ये जो हीट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। ये जो एनर्जी है, जो आपका बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था, आपका जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था इंसुलेटर का, वो जो एनर्जी है रिस्पॉन्सिबल होता है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। क्या यहाँ तक क्लियर? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका जो भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था, आपने जो हीट प्रोड्यूस किया रबिंग से, वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। ये जो एनर्जी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो दूसरे बॉडी में जाएगा, तो ये बॉडी चार्ज हो गया। क्या ये यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब रबिंग से हमारा बॉडी चार्ज होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो अब बात आता है कि सर कंडक्टर में हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? सिंपल सा बात समझिए, कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप दूसरे कंडक्टर से अटैच करोगे तो क्या उसका इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री हो जाएंगे, रब करने का जरूरत ही नहीं है। तो फिर क्यों करोगे आप रब? इसलिए आप जनरली लिखा जाता है, हर जगह लिखा जाता है कि जो आपका फ्रिक्शन है या फिर रबिंग है वो इंसुलेटर के लिए किया जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर? यस। तो आप, मैं लिखता हूं, पहले मैं लिखने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए, व्हेन वी रब टू इंसुलेटिंग बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर, दो बॉडी को अगेंस्ट ईच अदर आप रब कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल हुज वर्क फंक्शन लोअर, मतलब एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है जिसका वर्क फंक्शन लोअर है, और अनदर मटेरियल पे जा रहा है जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। ठीक है, मैं बताता हूँ। आपका जो इलेक्ट्रॉन है, अब बात आता है कि सर ये तो समझ में आ गया, रब करने से चार्ज होता है, तो कैसे पता चलेगा किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर किस बॉडी पे जाएगा? देखिए, ये जो प्रोसेस है ना जाने का इलेक्ट्रॉन, वो डिपेंड करेगा आपका मटेरियल के ऊपर, यानी कि आपका मटेरियल क्या है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा वर्क फंक्शन के बारे में। वर्क फंक्शन क्या है? एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। मैंने जस्ट बोला था इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, और मटेरियल किसके प्रॉपर्टी है? वर्क फंक्शन के बारे में। तो अगर वर्क फंक्शन के बारे में हम जानेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा। देखिएगा, वर्क फंक्शन के बारे में लिख रहा हूं। वर्क फंक्शन ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको मैं फाइ से डिनोट करता हूं। वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स from the surface वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। इसका मतलब मान लो दो मटेरियल है, अगर इसका वर्क फंक्शन कम है तो क्या होगा? इसको कम एनर्जी देना पड़ेगा, तो कम एनर्जी में ये जल्दी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यही चीज मैं लिखा हूं कि इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर किधर होगा? कौन सा मटेरियल से? वर्क फंक्शन लोअर, यानी कि इसको कम एनर्जी देना पड़ेगा, कम एनर्जी में जल्दी निकल जाएगा। ये वर्क फंक्शन लोअर से वर्क फंक्शन हायर की ओर जाएगा। यानी कि सिंपल सा एक बात याद रखिएगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से निकल रहा है वो डिपेंड करेगा वर्क फंक्शन के ऊपर। जिसका वर्क फंक्शन कम है, यानी कि आपका वर्क फंक्शन जिसका लेस है, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और जिसके पास जा रहा है उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। अब बात आता है सर ये वर्क फंक्शन मेटल के लिए होता है? नहीं, देखिए इंसुलेटर के लिए भी पॉसिबल है, ठीक है। बस बात यह है कि इंसुलेटर में आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हो वर्क फंक्शन इंसुलेटर का मैं लिखता हूं ना, ठीक है। इंसुलेटर का वर्क फंक्शन
ज्यादा होगा कंडक्टर के, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर का ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन फ्री है, थोड़ा सा एनर्जी दोगे निकल जाएगा, तो इसमें कम वर्क फंक्शन लगेगा, और इसमें ज्यादा लगेगा क्योंकि ये बाउंडेड में होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वर्क फंक्शन इसका ज्यादा होगा। यहां तक क्लियर है? यस, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये बात मैं लिख देता हूं, ठीक है। लेस वर्क फंक्शन, ये फाई क्या है हमारा, लेस वर्क फंक्शन, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हाई वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स गेट, इलेक्ट्रॉन इससे निकला और इसके पास मिला, ठीक है, इससे निकलकर इसको मिला, तो इतना बस याद रखिएगा, जिसके पास लेस फाई है यानी कि वर्क फंक्शन है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जिसके पास ज्यादा है वहां पर जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? बस इतना याद रखिएगा। अब मैं डिफिनेशन के ऊपर फिर से आता हूँ। व्हेन वी रब टू इंसुलेटिंग बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर, दोनों को रब करते हो एक दूसरे के ऊपर, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल, जिसका आपका जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर होगा एक मटेरियल से जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, और किधर जाएगा, अनदर मटेरियल जाएगा जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। क्या ये डिफिनेशन आपको क्लियर है? तो ये आपका फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, यानी कि रबिंग का केस हो गया। आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे कि ये नहीं आया ना, कोई बात नहीं, देखिए ये हमारा कॉम्ब है और ये हेयर है, ठीक है, ये आपने देखा होगा, जब मैं इसको रब करता हूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, पहले समझिए। जो हेयर का जो है ना वर्क फंक्शन आपका हेयर का कम होता है, ठीक है, और इसका जो कॉम्ब का, ये मान लेते हो कॉम्ब है, ठीक है, तो कॉम्ब का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, तो आपका हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कॉम्ब में जाएगा, यानी कि आपका हेयर पॉजिटिव हो गया और आपका कॉम्ब नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इतना बात याद रखिएगा, क्योंकि आपका वर्क फंक्शन जो है हेयर का कम होता है और इसका वर्क फंक्शन कॉम्ब का ज्यादा होता है। इसको मैं कॉम्ब मान के चल रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो सर आपने पिछले लेक्चर में बताया था, मैंने पिछले लेक्चर में एक मिस्टेक किया था, ठीक है, मिस्टेक नहीं बोल सकते उसको, मैंने बस एक एग्जांपल दिखाया था, क्योंकि चार्ज मुझे कंजर्व करना था, तो मैं जस्ट एग्जांपल दिया था, मैंने ये ध्यान नहीं दिया था कि आखिर किधर से किधर जाएगा, ठीक है। देखिए ये मैंने कॉम के बारे में बताया था और ये हायर था, यही था ना, तो मैंने ऐसा लिखा था कि ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये गलत है, थोड़ा सा इसको करेक्शन कीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली में क्या होगा, मैं उसको चार्ज कंजर्वेशन के हिसाब से बताया था, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया था कि वो किधर जाएगा। देखिए एक्चुअली में इसका जो एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वहां से रिमूव होकर इसके पास आएगा, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है? इसका मतलब हेयर का वर्क फंक्शन आपका कम होगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। ये आप लोग करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिएगा पिछले लेक्चर में, ठीक है। इसको मैं अभी मिटा देता हूं। तो मैं एक चीज और लिखता हूं, ठीक है, रिक्वायरमेंट, फ्रिक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए आपका, फ्रिक्शन मेनली अकर इन इंसुलेटर, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, टू इंसुलेटिंग बॉडीज रिक्वायर इन कॉन्टैक्ट। तो रिक्वायरमेंट क्या है आपका फ्रिक्शन के लिए या रबिंग के लिए, फ्रिक्शन मेनली अकर इन इंसुलेटर, मेनली किसमें होता है, इंसुलेटर में होता है, और टू इंसुलेटिंग बॉडी चाहिए, रिक्वायर इन कॉन्टैक्ट, मतलब उसके कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, ठीक है। बिना कॉन्टैक्ट का फ्रिक्शन कर ही नहीं सकते हो। फ्रिक्शन या फिर रबिंग में लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो बाद में कि सर आपने ये नहीं लिखा है, और रबिंग। तो ये आपका कंप्लीट फ्रिक्शन था। अगर आपको कोई पूछे
कि मान लो किसी का वर्क फंक्शन पॉजिटिव है और किसी का नेगेटिव है। सर देखिए क्वेश्चन, अगर इतना बात बस याद रखिएगा कि ज्यादा कंफ्यूजन लोग को होता है कि सर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, तो सिंपल सा बात है, इलेक्ट्रॉन जिधर से निकल रहा है उसका वर्क फंक्शन पॉजिटिव होगा और जिधर जा रहा है उसका वर्क फंक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। एक सेकेंड थोड़ा सा, अगर मैं इसको लॉस कर देता हूं ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इसके पास गया। ठीक है, अब ठीक है, अगर आपको कोई सीधा पूछे कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, ये देखो किसी को पता नहीं चलेगा, ये डिपेंड करता है वर्क फंक्शन के ऊपर। ठीक है, अगर किसी का वर्क फंक्शन लेस है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, किसी का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो वहां पर गया होगा। ठीक है, देखिएगा, मान लेता हूं, देखिए एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हुआ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हुआ, इसके पास गया। अगर कहीं लिखा है वर्क फंक्शन लेस, तो समझ जाइएगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ है। और कहीं लिखा है वर्क फंक्शन हाई, अगर कहीं में वर्क फंक्शन हाई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास गया होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स गेट, इसमें क्या हुआ होगा, वर्क फंक्शन लेस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आपका लूज हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन लूज। क्या इतना तक याद है आपको? देखिए याद करना नहीं है, बेसिकली बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई एक बॉडी है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन गया है, देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, इस बॉडी ए से बी में गया है, तो अगर ए से बी में गया है तो ए का वर्क फंक्शन कम होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका लूज हुआ। और दूसरे में गया है, ठीक है, दूसरे बी में गया है तो वर्क फंक्शन इसका हाई होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन गेट, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मान लेता हूं कि अगर इसके पास चार्ज है ना, मैं लिख देता हूं चार्ज आपका नेगेटिव में आए, ठीक है, चार्ज आपका क्या हुआ, नेगेटिव में आए, तो आप समझ जाइएगा चार्ज अगर आपका नेगेटिव में है तो समझ जाइएगा वर्क फंक्शन उसका क्या होगा, वर्क फंक्शन हाई। और अगर मैं ऐसा लिख दूं चार्ज पॉजिटिव में है तो इससे क्या होगा, वर्क फंक्शन लेस। तो ये बेसिक डिफरेंस था समझने का, बस इतना ध्यान में रखिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है कि सारा खेल वर्क फंक्शन का है। ठीक है, बाकी का मैं अभी नेक्स्ट